रात के वक्त अपनी सहेली की शादी से वापस घर आ रही थी कि एक दाई औरत मुझे देखकर कहने लगी, बेटी मुबारक हो, तुम सेहतमंद बेटा पैदा करोगी। मैं हंसने लगी, खाला आपको गलत फहमी हुई है, मैं तो अभी कवारी हूँ, और घर चली गई। मैं अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो गई और बात भूल गई। एक रात 2 बजे आंख खुली तो होश उड़ गई। मेरे बचपन की सहेली की शादी थी, इसलिए मैं गाँव गई हुई थी। वापसी पर रात हो गई। मेरे साथ मेरी अम्मी और अब्बू दोनों थे। हम लोग ट्रेन में सफर कर रहे थे। मेरे साथ एक औरत आकर बैठी और बातें करने लगी। खवातीन की आदत होती है कि जहाँ भी जाती हैं, जिसके पास बैठती हैं, इसको पूरा बायोडाटा निकाल लेती हैं। वो तो मुझसे भी मुख्तलिफ सवाल करने लगी, कहाँ से ताल्लुक है, गाँव क्यों गए थे, कौन कौन साथ है। मैं उसकी हर बात का गुस्से से जवाब देती रही। बात बुराई बात मैंने उससे पूछा कि वो कौन है, कहाँ जा रही हैं, तो उन्होंने बताया कि वो पेशे के लिहाज से एक दाई हैं और यहाँ एक छोटे से कस्बे में उनकी बेटी है जिसके यहाँ विलादत होने वाली है, इसलिए वहाँ जा रही हैं। मैं खामोश हो गई। थोड़ी देर बाद उनका स्टेशन भी आ गया। उतरने से पहले उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा था और कहा, मुबारक हो बेटा, तुम एक सेहतमंद बेटे को जन्म दोगी। मुझे उनकी बात सुनकर बहुत हंसी आई कि वो शायद अपनी अलमियत झाड़ने के लिए ये बात कर रही हैं। हालांकि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, तो मैं बेटा पैदा होने का तो सवाल ही नहीं उठता। वो तो स्टेशन पर उतरकर घर चली गई और मैं घर वापस आ गई और अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गई। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, इससे मेरा सारा वक्त पढ़ाई में ही सर्फ होता था। मुझे खानदान का और इनके हदूद का बहुत अच्छे से पता था, इसमें बहुत ज्यादा मॉडर्न होने के बावजूद अपनी हद में रहती थी। मैंने लड़कों से दोस्ती तक कभी नहीं की थी, लेकिन एक दिन रात को तकरीबन 2 बजे मेरी आंख खुली। मुझे यूं लगा मेरे कमरे में कोई मौजूद है। मैंने उठकर साइड टेबल का लैंप ऑन किया तो मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। मैं चीख मारती हुई कमरे की लाइट ऑन करने के लिए भागी। मेरी चीख की आवाज सुनकर मेरी अम्मी और अब्बू साथ वाले कमरे से उठकर आ गए। मैं कभी भी कमरा अंदर से लॉक करके नहीं सोई थी, इसलिए वो दरवाजा खोलकर अंदर आए, लेकिन अंदर कमरे में सिर्फ मैं खड़ी थी। इन्होंने पूछा कि क्या हुआ, लेकिन मेरे मुंह से खौफ की वजह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। उन्हें लगा कि मैं ख्वाब में डर गई हूँ, इससे मेरी वालदा इधर मेरे पास ही सो गई और उनके पास होने की वजह से मुझे भी तसल्ली हो गई। लेकिन आंखें बंद करती तो देखा जाने वाला मंजर मुझे फिर से बेचैन कर देता। अब तो मुझे यूनिवर्सिटी में जाने को दिल नहीं करता था, लेकिन इतने सालों की मेहनत थी, उसे छोड़ भी नहीं सकती थी। कुछ दिनों बाद मैं यूनी गई और क्लास में दाखिल होते ही मुझे वो मंजर नजर आने लगा और मुझे लगा अब मैं नहीं पढ़ सकूंगी। असल में उस रात मैंने अपने कमरे में अपनी ही यूनिवर्सिटी का इंतहाई बिगड़ा हुआ अमीरजादा देखा था, जो यूनिवर्सिटी में भी मेरे पीछे पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन जिसको मैं साफ साफ इनकार में जवाब दे चुकी थी। पहले ही इसको अपने कमरे में देखना वाकई हैरान कुन चीज थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो लड़का जो हर वक्त मेरे पीछे पड़ा रहता था और यूनिवर्सिटी में मेरे पीछे पीछे घूमता था, यहाँ तक कि आते जाते आवाज जरूर कर देता था। उसके बाद उसने मुझे तंग करना छोड़ दिया था, और तो वो और ऐसे नजरअंदाज करता था जैसे मुझे उसने कभी तंग ही नहीं किया था। मैं हैरान थी कि ये कैसे हो गया है, और अब तो सच में उस रात वाले मंजर को अपना वहम समझ रही थी। कुछ ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि मैं बीमार रहना शुरू हो गई। अजीब किस्म की बीमारियां मुझे लगना शुरू हो गई थी, जिसकी समझ किसी मेडिकल साइंस को नहीं आती थी। कभी जिस्म में दर्द होने लगता तो कभी सारे जिस्म में खारिश होने लगती, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी। आखिर में शहर के सबसे बड़े अस्पताल में गई और इनके इलाज से मुझे अफाका होने लगा। अब मैं बेहतर होने लगी थी, इसलिए मैंने किसी और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही महसूस नहीं की और उसी डॉक्टर के पास जाती रही। उसने मुझे कहा कि 3 महीने का कोर्स करना होगा मुझे, तो मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन जब मैं मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुकी थी तो मैंने अस्पताल जाना छोड़ दिया। लेकिन 1 महीना गुजरने के बाद ही मुझ पर इंकशाफ हुआ कि मैं तो माँ बनने वाली हूँ, और इस खबर ने न सिर्फ मुझे ही बल्कि मेरे माँ बाप को भी परेशान कर दिया था। मेरी माँ बार बार मुझसे पूछती कि ये बच्चा किसका है, लेकिन मैंने तो आज तक किसी को करीब भी नहीं आने दिया था। मैं रो रो कर उनको यकीन दिलाती कि मैं नहीं जानती कि ये बच्चा किसका है, लेकिन मेरी बात पर यकीन कोई नहीं करता था। और वो हक बजानी भी थे, क्योंकि मैं कोई मरियम तो थी नहीं जिसके कोख में ईसा आ जाता। इस कश्मकश में 2 महीने मजीद गुजर गए। फिर जब डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इस सूरत में मेरी जान को भी खतरा हो सकता है, इसलिए अब आखिर तक इंतजार ही करना पड़ेगा। अगर मैं इधर ही रहती तो पूरे खानदान में ही ये बात पता चलती। सबने तरह तरह के सवाल करके मेरे वालिदैन को और मुझे परेशान करना था। और बात ही ऐसी थी, कैसे किसी लड़की को ऐसे बच्चा हो सकता है। मेरे माँ बाप का सवाल जब हद से बढ़ने लगा तो मैंने उनको कसम खाकर बताया कि मैं भी नहीं जानती कि ये बच्चा किसका है, बल्कि मैंने उनको इस रात का वाकया भी बता दिया कि इस रात जो आप लोगों को लगता था कि मैं ख्वाब में डर गई हूँ, वो मैं डरी नहीं थी। मुझे कमरे में हमारे एरिया के एमएलए का बेटा नजर आया था, लेकिन जब मैंने चीख मारी और भागकर लाइट ऑन की तब तक वो वापस चला गया था। मुझे कमरे में नजर नहीं आया, और उस दिन के बाद उसने मुझे यूनिवर्सिटी में भी तंग करना छोड़ दिया था। इससे पहले वो मुझे बहुत ज्यादा तंग करता था। कभी दोस्ती की ऑफर करता तो कभी कहता कि मुझसे शादी करना चाहता है। उसने मेरे लिए क्लास लेना भी मुहाल कर रखा था, लेकिन उस दिन के बाद वो मुझसे बेपरवाह हो गया था, और ये मेरे लिए खुशी की बात थी कि ऐसे समझ आ गई थी। मैं उसकी क्लास स्टैंडर्ड की नहीं लड़की हूँ, लेकिन इस लड़के के अलावा किसी लड़के ने तो मुझे तंग नहीं किया। दोस्ती की ऑफर तो बहुत किया करते थे, लेकिन मैंने आज तक किसी से कभी दोस्ती नहीं की। जब मेरी किसी से सलाम दुआ तक है ही नहीं तो मैं इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती हूँ।
सच में नहीं जानती कि ये बच्चा मेरी कोख में कैसे आया और ये किसका है। माँ तो माँ होती है, वो झूठ सच में फर्क मालूम कर लेती है। मेरी माँ ने भी कहा कि जी बिल्कुल ठीक बात कर रही है। परेशानी हद से ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए माँ से कहा कि हमें कुछ अरसे के लिए दूसरे शहर चला जाना चाहिए और हम खुद कुछ महीनों के लिए गाँव में वापस गए, जहाँ मेरी दोस्त की शादी की गई थी और जहाँ की दाई ने मुझे ये कहा था कि तुम एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दोगी। वहाँ पर हमें कोई नहीं जानता था, इसलिए किसी को नहीं मालूम था कि मैं शादीशुदा हूँ या नहीं। इसलिए मैं वो सारा माँ उधर ही रही और उसी दाई के हाथों मेरा बेटा पैदा हुआ। और इतना अरसा पहले एक अनजान दाई की कही हुई बात पूरी हो गई। बच्चे की पैदाइश के कुछ अरसा तक तो मैं गांव में ही रही और मुकम्मल ठीक हो गई तो हम लोग घर वापस आ गए, लेकिन बच्चा वहाँ गांव में ही छोड़ कर आई, एक ऐसे जोड़े के पास जो बे औलाद था। मुझे लगा कि अब जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन जिंदगी की असल मुश्किल तो अब शुरू हुई थी। न जाने किस तरह मेरी रिपोर्ट्स उसी लड़के के हाथ लग गई थी और उसने वो रिपोर्ट्स मेरे तमाम दोस्तों में बांट दी थी। जब मैंने वापस यूनिवर्सिटी ज्वाइन की तो मेरे साथ वाले सब एक सेमेस्टर आगे पहुंच चुके थे। मैंने एक सेमेस्टर फीस करवा दिया था, लेकिन उन सबके पास मेरी रिपोर्ट्स थी। इससे सभी मुझसे सवाल कर रहे थे कि किसका बच्चा है, किसके साथ चक्कर है और बच्चा किधर है। कभी कोई क्या पूछता, कभी कोई क्या। मेरे लिए यूनिवर्सिटी में रहना मुश्किल हो गया था। किस किस को सफाइयां देती और कौन मेरी बात पर यकीन रखता। मेरा आखिरी सेमेस्टर बहुत ही मुश्किल से जैसे तैसे करके मैंने मुकम्मल कर लिया और यूनिवर्सिटी से निकल आई। इतने में वो बदनामी यूनिवर्सिटी में खत्म नहीं हुई, बल्कि वो बाहर निकल आई थी। मेरे मोहल्ले तक बात पहुंच गई थी और सिर्फ मोहल्ले वाले क्या, मेरे खानदान में भी बात पहुंच गई थी, क्योंकि ऐसी बातें ज्यादा अरसा छुपती नहीं है। और जब इन लोगों के पास एक सबूत भी था और हैरत की बात थी कि सबके पास मेरी रिपोर्ट्स की कॉपी थी, मैं किसी को भी छुटला भी नहीं सकती थी। बहुत से लोगों से तो मैंने ये भी कहा कि ये रिपोर्ट चेंज हो गई थी, उस वक्त की फेक रिपोर्ट है, बाद में डॉक्टर ने रिपोर्ट ठीक कर दी थी। लेकिन इस कहानी पर यकीन कौन करता, क्योंकि मैंने बकायदा सेमेस्टर फीस करवाया था, बल्कि मैं शहर में मौजूद भी नहीं थी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मेरे करीब 3 दोस्तों को भी मालूम नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ। इससे सबको ही मालूम था कि मैं झूठ बोल रही हूँ। लोग तरह तरह के सवाल करते कि वो बच्चा कहाँ पे हो सकता है, तो कभी कोई क्या कहता। मैं हिजाब लिया करती थी, इससे जब मैं हिजाब में बाहर निकलती तरह तरह की बातें सुनने को मिलती कि बड़ी की पर्दे वाली बनती है। और करतूत तो देखो, मेरे दोस्तों के घर वालों तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने मेरी उनसे दोस्ती खत्म करवा दी। सबने एक तरह से मेरा सोशल बाइकआउट कर दिया था और मैं जो यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा मकबूल हुआ करती थी, बल्कि लड़कों में भी मेरे नाम का डंका बजा करता था, वो सब कुछ खत्म हो गया था। अब सबके लिए मैं एक बदकिरदार लड़की थी। मेरा नाम क्या से क्या हो गया था, इस बात का अंदाजा मेरे वालिदैन को भी हो गया था, क्योंकि वो भी मेरे साथ ये सब फेस कर रहे थे। मैंने इरादा किया कि हमें अब शहर से चले जाना चाहिए। मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी और इस शहर से जा सकते थे, लेकिन वालिदैन शुरू से इसी शहर में रह रहे थे, वहाँ से जाना नहीं चाहते थे। लेकिन इस तरह के हालात में वो रह नहीं सकते थे। मैं चाहती थी कि इस बच्चे को अपने साथ रखूं। जैसा भी है, इसका तो कोई कसूर नहीं है और इस बच्चे को मैंने खुद जन्म दिया था, इसलिए मुझे उससे बहुत ज्यादा प्यार था। लेकिन मैं उसको साथ नहीं रख सकती थी और वालिदैन की हालत देखकर मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार भी नहीं कर सकती थी। मैंने एक दूसरे शहर में नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया और खुशकिस्मती की बात कि मुझे नौकरी भी मिल गई थी। नौकरी के साथ साथ मुझे वहाँ रिहाइश भी मिली और मैं जिद करके अपने वालिदैन को साथ ले गई। हालात से वो लोग भी तंग थे, इसलिए वो लोग भी मेरे साथ चले गए। मैंने यहाँ मौजूद अपने किसी भी दोस्त को इस बारे में नहीं बताया था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। वहाँ जाने के बाद नौकरी शुरू कर दी, जिंदगी कुछ आसान हो गई। वहाँ मुझे कोई नहीं जानता था। मेरी बदनामी की दास्तान यहाँ तक ना पहुँच सकी थी। मैंने जिंदगी नए सिरे से शुरू कर दी थी और दिल से तो चाहती थी कि अपने बच्चे को भी अपने पास ले आऊं, लेकिन हिम्मत ना होती थी, क्योंकि अगर बच्चा मैं यहाँ लेकर आती तो फिर दोबारा से सब लोगों के सवालों के जवाब देने पड़ते कि ये बच्चा कौन है, यहाँ क्यों रहता है, मेरा इससे क्या ताल्लुक है। जहाँ मेरी वही पहचान थी जो मैंने बनाई थी, एक नौकरी करने वाली कवारी लड़की जो अपने वालिदैन के साथ रहती थी। मुझे यहाँ रहते हुए बहुत वक्त गुजर गया था। अब तो वालिदैन भी इस शहर के आदी हो गए थे। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरे वालिदैन चाहते थे कि मैं शादी कर लूं, लेकिन मैं शादी के नाम से भी दूर भागने लगी थी। मुझे लगता था कि जिस बदनामी से बचकर यहाँ आई हूँ, अगर मैंने शादी कर ली तो बदनामी दोबारा से पीछा करती हुई यहाँ तक पहुँच जाएगी। और ऐसे भी मैंने शादी करके क्या करना था। मेरे पास मेरा बेटा था जिसके सहारे जिंदगी गुजार सकती थी। इन्हीं दिनों एमएनए के उस बेटे की शादी की खबरें गर्दिश करने लगी जो कभी मुझसे शादी करने चाहता था। मुझे मालूम था कि ऐसे लड़के सिर्फ टाइम पास किया करते हैं और जो उनका टाइम पास नहीं बनती वो सिर्फ इनकी जिद होती है। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी शायद कि उसके हाथों बच गई थी। लेकिन कभी कभी मुझे याद आता वो उस रात मेरे कमरे में क्या करने आया था, या शायद उसने मुझे इस्तेमाल किया था। एक जीता जागता बच्चा इस बात का वाज़ेह सबूत था कि किसी ने तो मुझे इस्तेमाल किया था, लेकिन वो कौन है ये मुझे मालूम नहीं था। आज तक भी मैं इस बात को नहीं जान सकी थी। कभी कभार मैं इस बच्चे से मिलने के लिए जाया करती थी और मेरा तारुफ यही था कि मैं उनके दूर पार के रिश्तेदार हूँ। गाँव में भी बहुत कम लोगों को मालूम था कि ये बच्चा मेरा है। इसकी वजह से इस गांव जाते हुए मुझे कोई मसला नहीं था। मेरे वालिदैन चाहते थे कि उनकी आंखें बंद होने से पहले मैं अपने घर की हो जाऊं, जबकि मुझ में हिम्मत नहीं थी और मेरे वालिद यही ख्वाहिश करते हुए इस दुनिया से चले गए थे। अब हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा थी। मैं दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ करती कि मेरा मुजरिम जो भी है इसके बारे में अल्लाह पाक तो सब जानते हैं,
وہ اس کو ایسی سزا دے کہ دنیا اس کی سزا دیکھے۔ میں نے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا اور خدا کبھی بھی کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کرتا، اس بات کا مجھے یقین تھا۔ میں نے اپنی زندگی کا محور اپنی ماں اور اس بچے کو بنا لیا تھا، اور وہ اتنا بڑا ہو چکا تھا کہ اکیلا رہ سکتا تھا۔ اس لیے میں نے اس کو بورڈنگ اسکول میں داخل کروا دیا تھا، جہاں پر میں نے گارڈین میں اپنا نام لکھوایا تھا۔ اس لڑکی کی شادی کی خبر سچ ہے یہ مجھے معلوم تھا، لیکن میں نے کبھی بددعا نہیں کی تھی کہ وہ خوش نہ رہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ غلط کرنے والے کبھی خوش نہیں رہ سکتے، یا شاید میرے انصاف کا وقت آ گیا تھا۔ اس لیے اس لڑکے کا ایک بہت ہی برا ایکسیڈنٹ ہوا، اور یہاں تک کہ وہ کوما میں چلا گیا۔ انسانیت کے ناطے مجھے کچھ دکھ بھی ہوا، لیکن جتنا وہ مجھے تنگ کر چکا تھا، اس کے بعد مجھے اسے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ میری والدہ بیمار رہنے لگی تھی، ان کی بہت ضد کے بعد بھی میں نے شادی نہیں کی، اور یہی غم سینے سے لگائے اس دنیا سے چلی گئی۔ اس سب کا قصوروار وہ شخص تھا، وہ میرے بچے کا باپ تھا، جس نے میرے ساتھ ساتھ میرے ماں باپ کی زندگی پر بات کر ڈالی تھی۔ میں نے ساری زندگی اسے اپنے بیٹے کے لیے وقف کر دی تھی، جس کے باپ کا نام تک میں نہیں جانتی تھی، اور میں نے اس کو قانونی طریقے سے اڈاپٹ کر لیا تھا۔ اس سے اب میں اسے اپنے گھر میں لا سکتی تھی اور سب کے سوالوں کو جواب دے سکتی تھی کہ بچہ اڈاپٹڈ ہے، وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزر رہا تھا۔ میرا بچہ بڑا ہو چکا تھا اور اسے معلوم ہو چکا تھا کہ میں اس کی ماں ہوں، اور وہ مجھے ماں جیسا ہی پیار دیتا تھا۔ لیکن میرے بچے کو باپ کی کمی تھی، اس بات کا مجھے شدت سے احساس تھا، لیکن اس کا میرے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ بس کبھی اکیلے بیٹھ کے خدا سے شکوہ کر لیتی، اور پھر آنسو پوچھ کر دوبارہ زندگی کی دوڑ میں شامل ہو جاتی۔ اس لڑکے کے بارے میں معلومات مجھے ملتی رہتی تھی کہ وہ کوما سے باہر تو آ چکا ہے، لیکن اس برے طریقے سے زخمی ہوا ہے کہ وہ اب کبھی باپ نہیں بن سکتا، اور اس کی اس کمی کی وجہ سے اس کی بیوی بھی اسے چھوڑ کر جا چکی ہے۔ یہ ساری معلومات میڈیا سے ملتی تھی، لیکن میں یہ سب بہت پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ وہ لوگ جو صرف مجھ پر باتیں کیا کرتے تھے، وہ تو شاید مجھے بھول گئے ہوں گے۔ اس لیے جب ہماری کمپنی کی اس شہر میں برانچ مینیجر کی ویکینسی آئی تو مجھے اس پوسٹ پر بھیج دیا گیا۔ وہاں اپنا گھر تو تھا ہی، اس لیے میں نے جانے سے انکار نہیں کیا اور واپس اس شہر میں چلی گئی۔ اس نے کبھی مجھے بھاگنے پر مجبور کیا تھا۔ وہاں جانے کے بعد اس لڑکے کے بارے میں زیادہ معلومات ملی کہ اب مکمل طور پر ٹھیک ہو چکا ہے، لیکن باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا ہے، اور پھر وہ ہوا جس کے بارے میں کبھی میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بیٹا تو میرا بورڈنگ اسکول میں پڑھتا تھا، اس لیے میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ میں شام کو آفس سے واپس گھر آئی تو تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر جس نے سالوں پہلے میرا علاج کیا تھا وہ میرے گھر آ گئی۔ میں نے اسے بٹھایا، میں اس کی آمد پر حیران بھی تھی۔ میں تو اس کی احسان مند تھی کہ اس کی دوائی سے ہی میں ٹھیک ہوئی تھی، لیکن اس نے مجھے کہا کہ وہ مجھ سے معافی مانگنے آئی ہے، کیونکہ وہ ریٹائر ہو چکی ہے اور کینسر کی مریض ہے، کبھی بھی مر سکتی ہے، اور سب سے بڑی بات وہ میری ہی مجرم ہے، اس لیے وہ مجھ سے معافی مانگنے آئی ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ مجھ سے کس بات کی معافی مانگ رہی ہے، تو اس نے بتایا کہ جب میں اس کے پاس علاج کروا رہی تھی تب ایمن نے کہ اسی بیٹے نے اس کو پیسے دیے تھے تاکہ میں علاج کی آڑ پر تم پر کلونگ کا طریقہ آزماؤں، اور میں نے وہ طریقہ آزمایا تھا، واقعی وہ کامیاب ہو گیا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارا کوئی بچہ یا بچی بھی ہوگا، اور وہ بچہ یا بچی اسی لڑکے کا ہے۔ مجھے میرا ضمیر چین نہیں لینے دے رہا تھا، اس لیے میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ جب وہ خود اپنا جرم قبول کر رہی تھی تو اس کے بعد میں اسے کیا کہتی جسے قدرت پہلے ہی سزا دے چکی تھی، اسے میں نے اسے کھلے دل سے معاف کر دیا۔ لیکن میں جو ہمیشہ سوچتی تھی کہ میرے بچے کا باپ کون ہے اور میرا مجرم کون ہوگا، اس سوال کا جواب آج مجھے مل گیا تھا، اور ساتھ ہی خدا کے انصاف پر یقین بھی کہ اس نے ایسے سزا دی تھی کہ وہ کبھی بھی باپ نہیں بن سکتا تھا۔ یہی بات جا کر اس ڈاکٹر نے اس کے گھر بھی بتا دی تھی کہ کچھ دنوں بعد ہی وہ ایم این اے اور اس کی بیوی اور ان کا بیٹا تینوں میرے گھر آئے، اور انہوں نے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معذرت کی کہ ہمارے بیٹے نے اس وقت جو غلطی کی تھی ہمیں معلوم نہیں تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ صرف مجھ سے بدلہ لینا چاہتا تھا، کیونکہ میں نے سب کی طرح اس کی شخصیت یا اس کے پیسے کی قدر نہیں کی تھی، بلکہ اسے صاف صاف انکار کر دیا تھا، اور وہ اس کی انا پر لگا تھا، اور اس نے اسی لیے یہ گھناؤنا اقدام اٹھایا تھا۔ اس نے بتایا کہ تم نے جس رات مجھے اپنے کمرے میں دیکھا تھا، میں اس دن حقیقتاً تمہارے کمرے میں ہی تھا، اور وہاں میں اس لیے گیا تھا کہ تمہاری ڈیلی استعمال ہونے والی کریم میں ایسا کیمیکل ملا دوں جس سے تمہیں مکمل طور پر تو جلد کا کینسر نہیں ہو سکتا تھا، لیکن علامات اسی کے ظاہر ہو سکتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ تم بیماری کی وجہ سے یونیورسٹی آنا چھوڑ دو گی، لیکن جب تم اس ڈاکٹر کے پاس گئی اور ٹھیک ہونا شروع ہو گئی تو میں نے دوسری ترکیب سوچی اور یہ والا کام کیا۔ اس کے والدین کو یہ سب بھی معلوم نہیں تھا، لیکن وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے بیٹے سے شادی کر لوں، اور وہ جو بچہ پہلے سے ہی ان کا ہے وہ بچہ ان کو دے دوں۔ میں اپنا بیٹا تو کسی صورت ان کو دینے کو تیار نہیں تھی، لیکن ان بوڑھے ماں باپ کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھنے کے بعد شادی پر تیار ہو گئی۔ کبھی میرے کردار پر انگلی اٹھانے والے آج مجھ پر رشک کر رہے تھے، کیونکہ اتنے بڑے خاندان کی کمزوری میرے ہاتھ میں تھی، ان کا وارث میرے پاس تھا، اور اگر میں چاہتی تو کبھی وہ ان کے پاس نہیں رہ سکتا تھا، اور یہ خدا کا انصاف تھا، اور بے شک خدا بہترین انصاف کرنے والا ہے۔